अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, इस टॉपिक का मुझे ये पार्ट 2 अपने चैनल पे अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि रात में जो मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, उस वीडियो के अंदर तो हमने सिर्फ आपको खुलासा करके बताया, लेकिन फिर भी मेरी बात बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आई। कुछ लोग उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है पॉलिटिकल मामलों के दरमियान में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है, यानी धमकी टाइप की बातें। तो मैं असल में ये बताना चाहता हूँ कि देखो, एक्चुअल में ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इशू है। और हमारा देश जो है ना, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो है ना, वो प्रॉपर्टी भी नहीं है। आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, कल कोई दूसरी पार्टी रूल के अंदर आएगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि अदानी के जो शेयर्स है या अदानी में जो काम करने वाले लोग हैं, आज इंडिया में लाखों लोग उस कंपनी से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। लाखों लोग जो है उसके शेयर होल्डर्स है, जिनको लाखों लोगों को इसके अंदर पिछले 2 दिनों में नुकसान हुआ है। तो हम एक्चुअल में वो साजिश को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि हम हर चीज़ को पॉलिटिक्स का रंग देना चाह रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये भी एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि हम उस गहरी साजिश को समझ ही नहीं रहे हैं कि नेथन एंडरसन जो हिंडनबर्ग का फाउंडर है, और उस अकेले आदमी ने वो रिसर्च किया और उसने एक रिपोर्ट शाये की। और हमारा मिजाज है, ये हमारा इंडियन नेचर है, हम अंधे बहरे बनकर, कोई भी अमेरिकन हो या कोई भी जो है यूरोपियन फर्म हो, हमको ऐसा लगता है कि बस वही लोग, क्योंकि हम आज भी अपने आप को उनका गुलाम समझते हैं। तो हमारे अंदर वो मिजाज ही नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था मेरे उस वीडियो में भी, और यहाँ पे भी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, कि इस साजिश को हम समझ नहीं रहे हो कि नेथन एंडरसन जो है वो एक यहूदी है और एक अमेरिकन है, और इन लोगों ने किस तरीके से अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय किया है, आज आप उसको समझिए। एक तीर है ये सिर्फ अदानी के अगेंस्ट में। उसने एक मन घड़त रिपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर लेके आया। अभी तक उस पर हमारा कोई रिसर्च नहीं, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी तक उन्होंने जो है कोई हमारे अपने देश की जो गवर्नमेंट है उसका वो रिसर्च नहीं है। या ठीक है, चलो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अदानी जो है वो खुद गवर्नमेंट का आदमी है, तो खुद हमारे यहाँ पे सेबी है, हमारे यहाँ पे जो सेबी है वो जो शेयर मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, तो ये काम सेबी का है। सेबी की जो रेगुलेटरी है वो पूरी तरह से उसकी तहकीकात करके फिर उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर कोई एक रिपोर्ट निकाल सकती है, या सेबी जो है सिरे से इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। वाकई में भी अगर सेबी के अंदर जो है इतनी डेयरिंग है, तो मैं ये समझता हूँ कि सेबी ने सिरे से इसको रिजेक्ट करना चाहिए कि एक सिंगल आदमी की ये रिपोर्ट है। और हम जो भारतीय हैं, हमने इस साजिश को समझना चाहिए। एक तीर में देखो कितने शिकार हुए। उसने अदानी के अगेंस्ट में सबसे पहला जो काम हुआ वो ये कि उसका जो एफपीओ आने वाला था 27 जनवरी 2023 को, उससे सिर्फ 2 दिन पहले 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट आती है। और उसके बाद में जो है अदानी के शेयर्स के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अगले ही दिन इनका एफपीओ आने वाला था, और एफपीओ पूरी तरह से फेल होता है। टाइमिंग देखो आप, जैसे मैंने आपको मिसाल देकर बताया कि मेरे ज़रिए से अल्लाह ने एक रिश्ता जमाया, अब निकाह होने वाला है, और उससे पहले एक आदमी ने जो है लड़के वालों को जाकर बता दिया कि लड़की का कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन फिर मैंने जाके उनको समझाया, मकसद सिर्फ ये था कि लड़की वाले पूरा निकाह की तैयारी कर ले और सब कुछ उनका हो जाए। लेकिन ऐन निकाह से पहले उसने लड़के वालों को जाकर बहकाया कि लड़की का कैरेक्टर तो ऐसा है। फिर मैंने जाके लड़के वालों को समझाया, मैं बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान उन्हीं का रिश्तेदार है, लेकिन इसके दिल में ऐसा कपट और बुग़्ज़ जो है ना, कूट कूट के भरा हुआ है। फिर उन्होंने मेरे से कहा भी यार ये तो जुब्बा पोश है। मैं बोला इंडिया में आपको जुब्बा पोश शैतान जो है वो कुंटल के और होलसेल के भाव में मिलेंगे।
जुब्बा डालने से कोई जो है अकाबिर नहीं हो जाता, सर पे 5 रुपए की टोपी पहनने से कोई बुजुर्ग नहीं बन जाता। ऐसे शयातीन आपको बहुत मिलेंगे, फितना परवर, जिनका मकसद ही ये होता है कि इस तरह का हुलिया पहनकर उम्मत के अंदर तोड़ पैदा किया जाए और इस तरह से लोगों को आपस में लड़ाया जाए। तो ये आपको लड़ाने की और शादी का पूरा प्रोग्राम जो हो चुका था उसको कैंसिल कराने की एक साजिश है। इसकी टाइमिंग देखो, मैं बोला अगर इसको कुछ बोलना ही था तो ये जब निकाह की बात हो रही थी तब बोल सकता था, मंगनी की बात हो रही थी तब बोल सकता था, हालांकि मंगनी इस्लाम में नाजायज़ है। तारीख की बात हो रही थी तब बोल सकता था, लेकिन इसने आयन निकाह के एक दिन पहले ये इशू क्यों निकाला? क्योंकि इसके दिमाग में पहले से ही यह पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। सेम टू सेम नेथन एंडरसन ने भी वही काम किया एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, ताकि एफपीओ को पूरी तरह से फेल किया जाए। एफपीओ फेल हो गया और ख़ुद हमारे देश के लोगों ने, क्योंकि हम लोग जो है ना, मैंने बताया, मैं इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ अदानी के अगेंस्ट में, और सब किसी का कोई रिसर्च नहीं है उसके ऊपर, कोई रिसर्च नहीं। मतलब आप सोचो हम कितने कमज़ोर लोग हैं कि किसी ने भी हमारे कान में आके मूत दिया तो हमने अंधे बहरे बनकर उसकी बात पे भरोसा कर लिए। यानी हमारी कमज़ोरी देखो आप खुद, हम इंडियंस, यानी हमको खुद को इस चीज़ का एहसास नहीं है, हम इस चीज़ के होश में नहीं है कि हम ही खुद अपने देश की इकोनॉमी को धाराशाही करने में लगे हुए हैं, जबकि हमने सिरे से रिजेक्ट करना चाहिए था। नेथन एंडरसन एक अकेला आदमी है, वो, उसकी कोई ऐसे 50 लोग नहीं थे रिसर्च कमेटी के अंदर जिन्होंने रिसर्च किया हुआ हो, लेकिन वो है अमेरिकन। और उसका खुद का धंधा देखो कि वो लोगों को इस तरह से बर्बाद करके उनके कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग करता है। उसके बावजूद हमारे भेजे जो है ना वो कुंद हो गए हुए हैं। हम इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं जितने भी न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे लोगों को भी देख रहा हूं ना, वो लोग भी उसी की रिपोर्ट के बेस के ऊपर जो है इस तरह से बकवास करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, तुम्हारे से बड़ा तो अनपढ़, जंगली, जाहिल मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। मैं तो तुमको बड़े बड़े एक्सपर्ट समझता था। अफसोस की बात है ये, क्योंकि इस तरह से जो है ना, अब आप मुझे बताइए, उसके बाद में इससे एसबीआई को नुकसान, फिर अब एसबीआई के शेयर्स लोगों ने उसको सेल करना शुरू किए तो वो 5% गिर गए। एलआईसी के शेयर्स, बोले एलआईसी का जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट था अदानी के शेयर्स के अंदर, तो उनको 18,500 करोड़ का नुकसान हुआ, तो उसके शेयर्स में गिरावट हो गई। इस तरह से हम अपनी ही इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारी मिसाल उस जहाज़ में सवार लोगों की तरह से है जो जहाज़ डूब रहा है और हम खुद खुशियां मना रहे हैं जहाज़ डूब रहा है, और कैप्टन जो है ना, कैप्टन, हालांकि कैप्टन अब डूबेगा बोले उसके अंदर, अरे तुम खुद डूबने वाले हो उसके अंदर। हमारी मिसाल उन नादानों के जैसी है और हम भी जो है उसी के अंदर लगे हुए हैं। मुझे अफसोस हुआ ये सारी चीज़ों का, और मैं आपको यही बता रहा हूँ, इन लोगों ने पहले भी इस तरीके से कई जो है मुल्कों की इकोनॉमीज़ को बर्बाद किया। जो भी इनके दुश्मन थे, ये अमेरिका की साजिश ही होती है, पॉलिटिक्स होता है ये इस तरीके से जो है ना, और लोग बात की बर्बादी को नहीं देखते हैं। अब मैं आता हूँ पॉलिटिक्स में। अभी तक मैं इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा था, अब मैं आता हूँ पॉलिटिक्स में। चलिए अब हम पॉलिटिकली बात करते हैं। देखिए अमेरिका ने पॉलिटिकली इराक को कैसे बर्बाद किया। इराक के जो शिया थे उन लोगों को ये कहा कि सद्दाम सुन्नी है। देखो अब यहाँ पे मज़हब का इस्तेमाल किया, मसलक का इस्तेमाल, यानी अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं है, ना उनको सुन्नियों से कुछ लेना है, ना शियों से कुछ लेना है। उनको सद्दाम को उखाड़ना है और मुल्क के अंदर जो है दंगे फसाद कराना है, सुन्नियों को शिया और शियाओं को सुन्नियों से लड़ाना है। अब यहूदियों ने क्या किया, ये यहूदी पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने हवा चलाई इराक के अंदर, सद्दाम सुन्नी है, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। अब जो आर्मी थी वहाँ की, उसके अंदर सारे शिया थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स, सारे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उन लोगों ने सरेंडर कर दिए। जैसे ही अमेरिका की आर्मी आई 2003 में, सब ने सरेंडर कर दिए, उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई, क्योंकि पूरी का पूरी आर्मी जो है वो शियों के अंडर में थी। वहाँ का कर्नल, वहाँ का जर्नल जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने सब जो है जब अमेरिकन के हाथ में सरेंडर कर दिया। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो लड़ाओ वाली पॉलिसी थी, शिया सुन्नी को लड़ा दिया, और लड़ाने के बाद में जो डिवाइड एंड रूल वाली उनकी पॉलिसी थी, अब उसके बाद अमेरिका जो है
वो दाखिल हो गया इराक़ में। सद्दाम हुसैन के महलों को तोड़ा गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया गया, उनको जो है गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में जो है सूली पे लटका दिया गया। शहीद हो गए वो सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। और उनकी शहादत के बाद अब आज का इराक़ देखो, आज अमेरिका की आर्मी इराक़ में नहीं है, उन्होंने इराक़ को पूरा इराक़ वालों के हवाले करके चले गए। लेकिन आज दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ख़राब पासपोर्ट है, वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इराक़ का पासपोर्ट है। सबसे नीचे से जो है ना, सबसे नीचे में जो पासपोर्ट आता है वो है इराक़ का पासपोर्ट। आज इराक़ की हालत ये है, वहाँ लोगों के पास अनाज नहीं है, इराक़ में लोगों के पास में खाना नहीं है, बीमारियां आम है वहाँ पे, आम। और वहाँ पे दवाएं नहीं है लोगों के पास, इलाज करने को हॉस्पिटल्स नहीं है, दवाखाने नहीं हैं। और शिया और सुन्नियों के बीच में इतनी नफ़रतें बढ़ गई हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाद में बहुत सारे फितने हमने देखे। कई जगह पे रमज़ान में बम ब्लास्ट होते हुए देखे, मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हुए देखे, बसों में बम ब्लास्ट होते हुए देखे, क्योंकि आपस में नफ़रतें पैदा हो गई। और ये सारे काम यहूदियों के हैं। अब इराक़ को दोबारा से, जो सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का इराक़ था, उस वक्त में वो हर एक के घर पे जो है ना एक पूरा किट भेजते थे, किट, जिसके अंदर जो है 5 किलो बासमती चावल होता था, 2 किलो शक्कर होती थी, आधा किलो पत्ती होती थी, और 2 तेल के पैकेट होते थे, और इसी तरह से मसाले होते थे, दाल होती थी, और आटा होता था 5 किलो। और हर एक आदमी के लिए, समझो तुम्हारे घर में 10 लोग हैं तो तुमको 10 पैकेट मिलेंगे, 5 लोग हैं तो 5 पैकेट मिलेंगे, और ये हर एक के पैकेट में इतना होता था। और 200 लीटर डीजल फ्री दिया जाता था आपको जनरेटर जलाने के लिए, जहाँ पे लाइट नहीं है। उसके अलावा भी आप उसको अपने गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते थे। और लाइट जो है वो फ्री थी, वहाँ पे बिजली जो थी जहाँ जहाँ पर भी थी वो फ्री थी, उसका बिल नहीं भरना पड़ता था। एजुकेशन को उन्होंने फ्री कर दिया था, बगदाद यूनिवर्सिटी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ख़ुद को जो है बगदाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का ऑफ़र आया था। अभी भी मेरे दोस्त है वहाँ पे, शेख मसूद, लेकिन मैंने उनके इस प्रपोज़ल को जो है उसी वक्त में इनकार किया। मैं बोला भाई, मैं मेरे भारत देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने देश के मकतब में, जो मेरा जो देश है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मेरा जो है हक़ है उनके ऊपर कि मैं इंडिया के झोपड़पट्टी के बच्चों के ऊपर मेहनत करूं और उनको तालीम दिलाऊं। इसलिए मैं इराक़ को गया नहीं। और मैंने मेरे ज़िंदगी के, समझो ये जितना भी टाइम है अब तक जो मैं इमामत करता था, सिर्फ इसी वजह से, ये जो ऑफ़र है ना, अभी भी मैं जो बाहर मुल्क में बैठा हूँ, ये सारे ऑफ़र मुझे पहले भी आते थे, लेकिन मैं कबूल इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरे मस्जिद पे और मेरे अपने मकतब पे और अपनी तालीम पे होता था। तो बीच में ये टॉपिक मैंने इसलिए घुसड़ दिया, और इसलिए कि बगदाद यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री हुआ करता था और वहाँ से मुझे ऑफ़र आई थी। तो मैंने ये सारे ऑफ़र इसलिए रिजेक्ट किया था, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया हूँ। तो फिर आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो पॉलिटिकली इन्होंने जो है ना अपने दुश्मनों को इस तरह से बर्बाद किया। अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से इन्होंने जो है इतने सालों तक, 20 सालों तक रहे, उसके बाद चले गए अफ़गानिस्तान छोड़ के। क्या हाथ में आया इनके? कुछ भी नहीं आया। लेकिन अफ़गान कौम जो है वो समझदार थी कि तालिबान के हाथ से मुल्क गया था, तो इनके जाने के बाद वापस मुल्क पूरा तालिबान के हाथ में आया। तो शिया सुन्नियों के दरमियान में वैसी लड़ाई झगड़े वहाँ पे नहीं हुए जैसे इराक़ में हुए। अब पूरा मुल्क तालिबान के कंट्रोल में है। अभी भी उनके सामने भी जो है कुछ मसाइल है, जैसे अभी वहाँ पे भी दरमियान में कुछ जगह पर मस्जिदों वगैरह में जो ब्लास्ट हुए, तो पता चला कि वहाँ पे एक अभी नया ही खुरासान ग्रुप खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये सारे हालात वहाँ पे दरपेश आ रहे हैं। तो ये वजह से जो है ना, अब हम जो पॉलिटिकली मैं जो आया हूँ कि, और इन्होंने जो है पॉलिटिकली, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे चाइना को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, तो चाइना के अगेंस्ट में इन्होंने निगेटिव पॉलिटिक्स, चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अब वो जुल्म के नाम पर, जैसे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि क्या इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है, वो वीडियो ज़रूर देखो। तो मैंने उसमें बताया हूँ कि जो लोगों को गलत फहमियाँ फैलाने का होता है, वो किस तरीके से उम्मत के अंदर गलत फहमियाँ फैलाते हैं। जैसे मैंने कहा था उसके अंदर के एक फ़िल्म की कटिंग करके उसको चलाया गया। सेम टू सेम चाइना में भी जो अमेरिकन जो गलत फहमी फैलाने वाले बोलो, या फिर जो वहाँ के
अमेरिकन गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनके, तो ये जो उनके लोग हैं ये क्या करते हैं, अभी जैसे इंडोनेशिया के अंदर जो है सुनामी में एक मस्जिद शहीद हो गई थी, इन्होंने उसी की फ़ोटोज़ वायरल की है ये बोलकर कि चाइना में ये मस्जिद को शहीद किया गया है। यानी कितनी गलत बात है आप देखो। और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट को डेलीगेशन बुलाना पड़ा पूरे मुस्लिम मुल्कों का, 36 मुल्कों के लोगों ने, मुस्लिम मुल्कों के डेलीगेशन ने वहाँ पे 15 दिन रहकर एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि यहाँ पे हमारे अपने मुल्कों से ज़्यादा खुशहाल जो है मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं इंडिया में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत से बयान करने वाले भी मन घड़त ठोकम ठाक, किसी ने उनको आके उनके भी कान में धार मार दिया, इन्होंने भी मिंबर से शुरू कर दी है वैसा ही बोलना जिस तरह से उनको जो है रावी ने गलत। कोई मतलब हमारा मिजाज ही नहीं है तहकीकात का, बस इतना याद रखो, कोई मिजाज ही नहीं है हमारा। हम कभी गए नहीं, हम कभी उनके मुल्क में नहीं गए, कभी हमने देखे नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह की गलतफहमी, और लोग बोलते हैं हमने वीडियोस देखे। अरे भाई वहाँ पे BBC पे पाबंदी है, CNN पे पाबंदी है, गूगल का कोई प्रोडक्ट वहाँ काम नहीं करता, ना वहाँ यूट्यूब है, ना वहाँ गूगल है, ना वहाँ फेसबुक है, ना वहाँ व्हाट्सअप है, ना वहाँ ट्विटर है, ना वहाँ इंस्टाग्राम, कुछ ही नहीं है वहाँ पे। सब पे पाबंदी लगी हुई है और वो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी ख़तरनाक है। आपने वहाँ पे अगर कहीं पे भी वीडियो शूटिंग किए या आप वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, एकदम वहाँ पे ये चीज़ एकदम स्ट्रिक्टली जो है उसके ऊपर पाबंदी है। वहाँ वीडियो शूटिंग ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जो है वहाँ जो वहाँ पे वीडियोस चलाए जा रहे हैं वो कौन से वीडियोस हैं, जो अमेरिका के अंदर स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। अब मैं चाइना के हज़ारों लोगों से मिला हूँ, हज़ारों लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस ज़माने में सऊदी के अंदर मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा था वो सारा चाइनीज़ जो है कंपनी ने ही की हुई है, तो 15,000 चाइनीज़ थे वहाँ पे। तो मुझे इत्तेफाक से एक मरतबा उनके कैंप में जाने का मौका मिला और पता चला कि उन्होंने सबने ईमान कबूल किए थे और उनमें बहुत सारे पुराने मुसलमान भी थे। तो जब तहकीकात की गई कि भाई क्या चाइना में मुसलमानों पे जुल्म होता है, उन्होंने कहा ये सब जो है सिर्फ चाइना को बदनाम करने की साजिश है, चाइना का मुसलमान जितना खुशहाल है। तो ये मैं पॉलिटिकल इशू मैंने इसलिए लाया इकोनॉमिक्स के बीच में, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये अमेरिका ऐसा है कि अमेरिका इस तरह से बर्बाद करता है मुल्कों को और उनके पीछे पड़ के कि उनको किस किस तरह से जो है ना उनको दुनिया में, ताकि मुसलमानों को चाइना के ख़िलाफ़ कर, तुम लड़ो झगड़ो आपस में, बनाओ चाइना के ख़िलाफ़ में वीडियोज़ और तुम जो है दो चाइना को गालियाँ और तुम जो है तुम्हारे मुल्कों के अंदर गलत फहमियाँ फैलाई जाती है। तो इसके लिए हमने ये सब चीज़ों को समझना चाहिए, मगर हमारा जो लेवल है वो उतना ऊंचा है नहीं समझने का, हम सतही लोग हैं, हम तो अंधे बहरे हैं। मैं देखता हूँ लोग बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसे मैसेजेस चलाते हैं, कोई मतलब उसका कोई बेस ही नहीं है, कोई तहकीक नहीं, कुछ नहीं है। तो इससे पता चलता है लेवल का। इसीलिए मैं पहले व्हाट्सएप के 250 ग्रुप में था, आज मैं व्हाट्सएप के एक ग्रुप में भी नहीं हूँ। मैंने जब उसमें झोपड़पट्टी छापों को, गटर में रेंगने वाले सूअरों को और गंदगी फैलाने वाले खिंजीरों को जब देखा कि वो किस तरीके से, मतलब कोई लेवल ही नहीं है उनका, यानी वो इस लेवल भी नहीं है कि हम अपन उनके साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में भी रह सके, इसलिए 250 ग्रुपों को लेफ्ट किया हूँ मैं। और अभी राहत महसूस करता हूँ कि मैंने गटर के रेंगने वाले सूअरों को छोड़ दिया, डुक्करों को छोड़ दिया, खिंजीरों को छोड़ दिया और गंदगी और जो है ना ऐसे लोगों से जो है मुझे नजात मिल गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। दिमाग को टेंशन हो कि कोई कुछ मैसेज कर रहा है, कोई कुछ मैसेज कर रहा है, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है ये सब चीज़ें समझने के लिए। इसको वो लेवल लगता है रिसर्च का और तहकीक का, तब जाके ये बातें समझ में आती है। अब हम वापस पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स में डाइवर्ट करते हैं, वापस आ जाते हैं हम। अब इकोनॉमिकली जो है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, अब इन्होंने जो है खुद एक फर्म बनाई है। नेथन एंडरसन एक यहूदी है, उसने एक फर्म बनाई हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम पे, और चाइनीज़ कंपनियों के पीछे पड़ गया वो। चाइना की जो कंपनियां हैं, ये चाइनीज़ कंपनी ने ये की, वो चाइनीज़ कंपनी, अच्छा इस आप बोलेंगे चाइनीज़ लोगों ये कंपनियों से चाइना में क्या फ़र्क पड़ा? चाइना में कुछ नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ा अमेरिकन मार्केट में वो लिस्टेड है, अमेरिका के अंदर भी लिस्टेड है वो, डाउ जोन्स के अंदर। जैसे ही वहाँ पे वो लिस्टेड है तो वहाँ लोगों ने शॉर्ट सेलिंग शुरू की है। मतलब
चाइना में नुकसान नहीं पहुंचाते, इनको यहाँ नुकसान पहुंचाओ। जैसे हमारी भी इंडिया की बहुत सारी कंपनियां, विप्रो वगैरह, ये सब जो है अमेरिकन मार्केट के अंदर भी लिस्टेड हैं। तो ये खबीस तरीन लोग हैं ये, किसी को जो है ना ये सब यहूदी। इसीलिए मैं हमारे यहाँ पे भी जो मस्जिदों वगैरह में लोग इस तरह का जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि यहूदियों से भी बदतरीन है वो लोग कि जो पॉलिटिक्स यहूदी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में खेल रहे हैं। ये मजहबी लोग जो है इसको मस्जिदों में, मदरसों में और दीनी इदारों के अंदर वही पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं तो मैं उनको भी खबीस तरीन लोग कहता हूँ। जुब्बा पोश शयातीन जो मैं बोलता हूँ ना, तो वो इसीलिए बोलता हूँ। तो अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो जब हम देखेंगे कि चाइनीज़ कंपनियों के पीछे ये पड़े, और सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो बैंक का। इन लोगों ने आज से 3 साल पहले उसी बैंक के अगेंस्ट में भी, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता, क्योंकि पहले इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं बैंक के ऊपर। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है उस बैंक के अगेंस्ट में, उस बैंक के ऊपर अमेरिका में जुर्माने लगाए, उस बैंक के जो है सीईओ को पकड़ा गया और बड़ी उन पे पाबंदियाँ लगी। अब मैंने रिसर्च किया रीज़न क्या है उसका, क्यों पड़े उसके पीछे, तो पता चला कि उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट को कितने बिलियन का कर्जा दिया। उस बैंक ने तो इनकी जल गई, ये पूरे अंदर से नीचे से ऊपर तक पूरे जल गए कि तुमने चाइना गवर्नमेंट को इतने मिलियनों बिलियनों का कर्जा क्यों दिया। अब इनकी पूरी जो है जल गई। तो जलने की वजह से इन्होंने अमेरिका में जो उनकी ब्रांचेस थी वहाँ इनको सताना शुरू किए, और उनके अगेंस्ट में जो है इस तरह के रूमर्स और इस तरह की सोशल मीडिया पे बातें फैलाई ताकि उनका शेयर नीचे गिरे और लोग उसी के अंदर भी शॉर्ट सेलिंग करें, और सबको लगा दी अपनी फर्म्स को। इनके बारे में निगेटिव रिपोर्टें निकालो बोले सब न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर, ताकि बैंक को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि तुमने चाइना को कर्जा क्यों दिया। इकोनॉमिकली ये जो है ना इस तरह से। अब अदानी के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि अदानी जो है ये एक इंडियन आदमी, एक इंडियन इंसान, मतलब आज तक आप देखो, आज तक की हिस्ट्री में जो है ना, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग होते थे कभी इंडियन का नाम ही नहीं आता था। ये लोग आज भी हमको गरीब समझते हैं, याद रखो। ये यूरोपियन लोग, वेस्टर्न लोग, अमेरिकन लोग जो है ना हमको फकीर समझते हैं, गरीब समझते हैं, मोहताज, मिस्कीन समझते हैं आज भी। लेकिन ऐसे मुल्क का जब एक आदमी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में आ रहा है। अब नई रिपोर्ट ये है कि हमने जो है जापान से ज़्यादा कारें 2022 के अंदर पूरी दुनिया में बेची है। इंडिया पहले नंबर पे आ गया, जापान को हमने दूसरे नंबर पे डाल दिए। इतनी ज़्यादा कारें हमने बेचे, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, यानी जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये हमारा जो रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब इसकी वजह से क्या हो गया, पूरी दुनिया में आईटी में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो आईटी का लीडर है पूरी दुनिया में। हर मुल्क में हम काम कर रहे हैं आईटी के लाइन से, हम लीडर है वर्ल्ड के आईटी में। और हमारी कंपनियां जो आगे बढ़ रही है कि भाई एक इंडियन आदमी वर्ल्ड के टॉप 3 में कैसे आ गया, इसको कैसे जो है, इतनी छोटी छोटी और इतनी थड़किलास बातें हैं उसमें जो अदानी ग्रुप के ऊपर इन लोगों ने ब्लेम किया हुआ है। और हमारे अंदर उतना सेंस ही नहीं है कि हम उसको समझ सके और गौर कर सके कि भाई ये कितनी और उन्होंने उसका रिप्लाई दिए। ऐसा नहीं है, अदानी ने पूरा रिप्लाई देकर उन्होंने कहा, बोले भाई हम जो है ना इनके अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, अभी वहाँ पे केस की पूरी तैयारी चल रही है इनके अगेंस्ट में, हिंडनबर्ग और नेथन एंडरसन के अगेंस्ट में। तो ये हमने समझना चाहिए, ये एक तीर में इनको इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया को उभरने नहीं देना है हमको। क्यों नहीं देना है पता है आपको? इसलिए उभरने नहीं देना है क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रशिया का भी जो मसला चल रहा था, इंडिया ने खुल के रशिया को सपोर्ट किया। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे दूसरे ही दिन वो इंडिया आए, देख लो आप न्यूज़ वगैरह के अंदर। उस टाइम पे इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के पीएम थे, उन्होंने अपनी एक स्पीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ भी की और उन्होंने कहा कि वाकई में काबिल तारीफ़ है मोदी जी कि वो अमेरिका से डरे नहीं, और उन्होंने बिल्कुल जो है रशिया का उन्होंने सपोर्ट किया और रशिया से उन्होंने जो है जो पुराने उनके अपने ताल्लुकात थे। तो इस वजह से क्या हो गया, इससे भी अमेरिका की जल गई, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका को पूरा जो चला रहे हैं वो यहूदी लॉबी चला रही है और वो हम समझने को तैयार ही नहीं है।
तो इसलिए भाई ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बातें, ये बहुत ही ज़्यादा इसको रिसर्च लगता है, उसके बाद ये सब बातें समझ में आती है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि ये साजिशों को समझो। और मेरे ये वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जो है अदानी के शेयर्स ख़रीदो, या आप जो है अदानी के शेयर्स में जो है एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मेरे सारे जो है जितने भी लोग मेरे से शेयर मार्केट के लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सबको पता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं कोई सजेशन नहीं देता हूँ। लेकिन एक कंपनी है हमारे देश की, तो हमको उसके बारे में बोलना ज़रूरी है। सब लोग उसके खिलाफ में अंधे बहरे, क्योंकि उनका कोई रिसर्च ही नहीं है। अंधे बहरे बनकर जो है, जो एक अकेले आदमी की रिपोर्ट आ गई और उसके बारे में हम भी जो है अपने ही आदमी के पीछे पड़ गया, गलत बात है ये। इसलिए मैंने पहले भी कहा हूँ, मैं एक सच्चा जो है देश का, मुझे अपने देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं सच्चा एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ। राष्ट्रवादी मतलब वो पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि राष्ट्रवादी कहते हैं उस इंसान को जो अपने मुल्क से मोहब्बत करे। तो मैं अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो मुझे मुल्क से भी मोहब्बत है और मुल्क की हर कंपनी से भी मोहब्बत है, क्योंकि मैं ये कंपनियों में से कमाता हूँ मैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इनको सपोर्ट करूँ। हाँ, अगर गलत है और वो रिपोर्ट जो है गलत है और वो रिपोर्ट साबित होती है, तो हम बिल्कुल जो है गलत को गलत कहेंगे। लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, अभी कुछ ही नहीं हुआ गया, और अफवाह की बुनियाद पे हम भी अंधे बहरे बन गए हुए हैं। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। इसलिए मैं हमारे तमाम ही भारतवासियों से, जो मेरी अगर स्पीच सुन रहे हैं, यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, भाई हम अपनी कंपनियों के ख़िलाफ़ में वीडियो ना बनाएं, हम अपनी कंपनियों को बुरा भला ना कहें। हाँ, जिसकी रिपोर्ट खुद हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई तहकीकाती टीम बनाई और उसने वो रिपोर्ट सबमिट की, और जिसमें या कोर्ट उनके ऊपर इस तरह का जब पूरा फैसला हो जाता है, फिर हम भी उनको बुरा भला बोल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं है, एक अफवाह की बुनियाद पे हम इस तरह के वीडियो ना बनाएं, हम भी जो है वो गलत फहमियों में मुब्तला ना हो, बल्कि हम सपोर्ट करें। वरना फिर क्या होगा, मार्केट जो है मुसलसल गिरता रहेगा, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको करोड़ों का नुकसान होगा उसके अंदर, और नुकसान होने की वजह से जो है बहुत सारे लोग, जो 2008 में हुआ था, हम नहीं चाहते कि वैसा दोबारा हो। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी फ़िलहाल दूसरे देश में हूँ। हमारा आज संडे है, लंच का प्रोग्राम है, फिर लंच के बाद में जो है मजलिस भी है। तो मेरे सारे दोस्त लोग बाहर रुके हुए हैं। आज जो है एक मॉल के अंदर जो है एक जैपनीज़ रेस्टोरेंट है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि आज मैं आप सब लोगों को जैपनीज़ लंच कराता हूँ, जैपनीज़ सुशी है और अदर चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं जाके जैपनीज़ लंच कैसे होता है, और लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद।